विधानसभा में हमारे माननीय पूर्व स्पीकर जी कैलाश मेघवाल जी के द्वारा एक बहुत ही कहा जाए कि ऐसा बयान देना जिससे कि पूरे आदिवासी समाज के दिलों को ठेस पहुंचा है। मुद्दा तो कहा जाए कि राजस्थान का है, लेकिन जिस तरह से आदिवासी समाज को जिस उपाधि से नवाजा जाता है, जब भी आदिवासी समुदाय अपने हक अधिकार की बात करता है जब भी, तो मोस्टली उसको नक्सलवाद से नवाजा जाता है। इस मैटर पे थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगी कि जब भी आदिवासी कभी भी हक अधिकार की बात करता है तो क्यों सरकारें डरती हैं उनको हक अधिकार देने से और चाहती है कि किसी भी तरीके से ये मुद्दा दबाया जाए। तो सबसे पहले ये जो हमारे माननीय पूर्व स्पीकर साहब थे कैलाश मेघवाल जी, उन्होंने कहा कि जो भील प्रदेश की मांग उठ रही है 4 राज्यों को मिलाकर, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को मिलाकर जो 4 राज्य के लिए पृथक राज्य यानी कि भील प्रदेश की मांग उठ रही है, और इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने आदिवासियों पर यह कमेंट किया कि दक्षिण राजस्थान में नक्सलवाद के बीज पनप रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। जब आदिवासी अपने हक अधिकार की मांग करे, ना सिर्फ आदिवासी बल्कि जिन जिन क्षेत्रों को अशांत कहा गया, असल में वो अशांत नहीं है, वो लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतंत्र हमारे यही कहता है। संविधान का अनुच्छेद आप पढ़ लीजिए, संविधान का अनुच्छेद 19 हमको ये इजाज़त देता है कि आप कहीं पे रैली, धरना, प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर आप विस्तार से व्याख्या के रूप में जाएंगे संविधान के अनुच्छेद 13 का 2, 13 का 1, उसमें संविधान पूर्व कानून को और संविधान बाद के कानूनों को रोकने के लिए शांतिपूर्वक रैली, धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन या किसी भी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से आप उसका विरोध कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं। ये आपको ताकत संविधान देता है, जिसको लोकतंत्र कहा जाता है। ये अलग बात है कि सरकारें क्या करती है कि किसी को अधिकार उनको देने का मन ना हो, तानाशाही रवैया अपनाती है, तब जाके वहाँ पे असंतोष की भावना उठती है। तो यहाँ पे अगर ये जब असंतोष की भावना उठती है, सरकार की तानाशाही जो कहा जाए कि उनकी जो नीति होती है, तानाशाही रवैया होता है, उसकी वजह से किसी भी इंसान में, किसी भी प्रजा में ये कहा जाए कि असंतोष की भावना उठती है। तो अगर आपको लगता है कि कोई क्षेत्र अशांत घोषित नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के मन में मतलब कि सरकार के खिलाफ में कोई आक्रोश नहीं उठना चाहिए, तो आप उतना सिचुएशन उतना मतलब कहा जाए कि आने ही क्यों देते हैं। आप उनको, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो गैर आदिवासी के अन्य लोग हो, कोई राज्य हो, अगर वो किसी चीज़ की मांग करता है लोकतांत्रिक तरीके से, जो कि संविधान और सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहता है कि शांतिपूर्वक किसी चीज़ की मांग करिए, तो वो लोकतंत्र कहलाता है। तो जब लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी जब मांग करते हैं, तो आप तत्काल इसको क्यों नहीं मांग लेते हैं? आपके पास में इतना पावर है, आप मांग सकते हो। जब मांग उठ रही है भील प्रदेश की, इतिहास में देखा गया कि कई राज्य अलग हुए हैं, केवल ये अकेला अपना भील प्रदेश नहीं है, कई सारे राज्य अलग हुए हैं। अभी तत्कालीन उदाहरण भी है, कहा जाए कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है। तो कहा जाए कि माँ जब तक मतलब बच्चा जब तक रोए नहीं तब तक माँ दूध नहीं पिलाए, एक ये बात हो जाती है। तो वहाँ पे दूसरी बात है कि अगर आदिवासी या फिर कोई भी इंसान हो जो कि मतलब लोकतंत्र के अधीन आता है, भारत के संविधान के अधीन आता है, जब तक वो आक्रोशपूर्ण स्थिति पैदा ना कर दे, हिंसात्मक स्थिति पैदा ना कर दे, तब तक आप उसको अधिकार नहीं देंगे। तो इसके सबसे बड़े जिम्मेदार सरकार ही होती है, जबकि लोकतंत्र और संविधान के अनुसार हर किसी को अधिकार है कि शांतिपूर्वक रैली, धरना, प्रदर्शन करके अपने अधिकारों की मांग करे। तो ये बात जब तक अभी तक में मैंने देखा है, इतिहास से लेकर अभी तक में कहा जाए कि ये भील प्रदेश की मांग जो थी 1998, 2-3 उदाहरण मैं दे रही हूँ। 1998 में भाजपा के तत्कालीन मंत्री भी रहे थे, जनजाति मंत्री रहे थे, आपका नंदलाल जी मीणा, उन्होंने मांग करी थी पृथक राज्य की, भील प्रदेश की मांग की थी। उस समय ये असंवैधानिक नहीं था। वर्ष 2003 में कांग्रेस के मंच पे संगमा जी ने मांग की थी, पृथक भील प्रदेश की मांग की थी, जो 4 राज्यों को मिला के, तो वो असंवैधानिक नहीं था। तो भाजपा कांग्रेस जब भी बोले कि भील प्रदेश चाहिए, हमको पृथक राज्य चाहिए, तब तक वो असंवैधानिक नहीं है। लेकिन जैसे ही 14 जुलाई 2022 को 4 राज्यों के लगभग 6 लाख से भी ज़्यादा आदिवासी एकत्रित होते हैं मानगढ़ पे, और वहाँ पे भील प्रदेश की मांग
जो कि संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत बिल्कुल संवैधानिक है, लोकतांत्रिक है। वहाँ पे शांतिपूर्वक तरीके से 6 लाख लोग इकट्ठे हुए हैं, बिना किसी पुलिस के, बिना किसी प्रोटेक्शन के। उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से मांग की भीड़ प्रदेश की। तब जाके आपको चाहिए था कि वहाँ पे लोग जो भीड़ है, भीड़ों की जो भीड़ है, बाकी जो अन्य राज्यों के जो अन्य समुदाय के लोग हैं वहाँ पे कहा जाए। और एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि वहाँ पे ना सिर्फ भील समुदाय के लोग थे, बल्कि जो भी ऐसे समुदाय के लोग थे, अन्य समुदाय के भी लोग थे जिनको लगता था कि सही में हमको अलग पृथक राज्य मिलना चाहिए, तो वो सारे समुदाय के लोग भी वहाँ पे एकत्रित हुए थे। तो इस प्रकार से हमारे माननीय जो कहा जाए कि पूर्व स्पीकर जी है कैलाश मेघवाल जी, अगर वो ये बात कह रहे हैं कि दक्षिण राजस्थान में नक्सलवाद के बीज पड़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो ना सिर्फ आदिवासी समुदाय को, ना सिर्फ भील समुदाय को वो गाली दे रहे हैं, बल्कि हर एक समुदाय को गाली दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मतलब कह रहे हैं कि आप भी उस आप में भी मतलब कि ये नक्सलवाद का बीज पैदा हो गया, जो कि अलग पृथक भील प्रदेश का समर्थन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही विडंबना है। कहा जाए कि पता नहीं, आदिवासियों को ये कहा जाता है कि आप आरक्षण के दम पे आते हो, आप पढ़ते लिखते नहीं हो, लेकिन कानून संविधान की जानकारी मुझे लगता नहीं है कि हमारे माननीय विधायक साहबों को है। जो भी लोग हम विधानसभा में उनको चुनकर भेजते हैं कि हमारे लिए आप कानून बनाइए, आप पढ़ के आइए, आप इतिहास का गहन अध्ययन करिए। जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है आपका, आज़ादी के पहले हमारे जो मतलब कि अंग्रेज़ों ने हमको किस आधार पे संविधान बनाने के लिए हमको मंजूरी दी थी, किस आधार पे जो राजस्थान राज्य अलग हुआ है 1950 में, किस प्रकार राजस्थान राज्य के जो मतलब कि शेड्यूल एरिया घोषित हुए हैं 1956 में, किस प्रकार से राजस्थान अलग हुआ है। तो इन सब का आप इतिहास अध्ययन करके आइए। राज्यों का निर्धारण किस प्रकार से होता है, संविधान के अनुच्छेद 3 का अध्ययन करके आइए। तो मुझे लगता नहीं है कि वो पढ़ लिख के आते हैं। मुझे लगता है कि वो अगर डिग्री भी लेके आते होंगे तो मुझे लगता है कि पैसे के दम पे या पावर के दम पे डिग्री लेकर आए हुए हैं। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। इस तरह का मतलब उनका बयान बहुत ही दुर्भावना से ग्रसित लगता है। तो कुल मिलाकर इतिहास में जब देखते हैं, और पता नहीं जब भी आदिवासी अपने हक अधिकारों की मांग करता है, संवैधानिक हक अधिकारों की मांग करता है, तो कहा जाए कि सरकार से लेके एक तत्कालीन उदाहरण भी है कि जो मोस्टली किसी पार्टिकुलर में आपका पार्टी को मैं ये नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन हर एक सरकारें जो है कहीं ना कहीं उन जब वो पद पे बैठते हैं तो उनको भी इतिहास कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि किस आधार पे हमने आदिवासियों का दमन शोषण करके उनको अपने अधीन मिलाया है। तो ये अगर आदिवासियों की मांग पूरी हो जाए तो उनको मालूम चल जाएगा कि किस आधार पे आदिवासियों का दमन शोषण किया और किस आधार पे हम उन पे शासन कर रहे हैं। तो कुल मिला के जब भील प्रदेश की बात आती है, सबसे पहले मैं हमारे नेताओं को, माननीय नेताओं को बता देना चाहती हूँ कि जो मांग है भील प्रदेश की अलग पृथक राज्य की, कई सारे राज्य अलग हो चुके हैं और कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से संचालित हो भी रहे हैं। और ये अलग भील प्रदेश की मांग है। आपको जाने क्यों लगता है कि अलग पृथक भील प्रदेश की मांग ना हो के आदिवासी कोई देश की मांग नहीं कर रहे हैं? नो डाउट जो भील प्रदेश की मांग का इतिहास रहा है वो पहले आज़ादी के पहले 1950 के पहले आपका भीलिस्तान की मांग रही है, काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है। और 1913 की जो बात कर रहे हैं, जो हमारे 1507 आदिवासी वहाँ पे शहीद हुए थे मानगढ़ की पहाड़ी पे, तो वहाँ पे जैसे अभी भी मैं ये देख भी रही थी, किसी न्यूज़ मीडिया पे बहस भी चल रही थी, तो हमारे माननीय विधायक साहब ने राजकुमार रोज जी ने ये बताया भी कि जो 1913 में वो मानगढ़ पे जो कहा जाता है कि वो भक्ति आंदोलन था, वो भक्ति आंदोलन बिल्कुल नहीं था। मुझे लगता है कि ऐसे ही पृथक राज्य की मांग कर रहे होंगे वहाँ के जो भील आदिवासी हैं, बाकी अन्य लोग जो हैं वो पृथक भील राज्य की मांग कर रहे थे। उस समय पे देश था, आज़ादी के पहले देश था, और ये देश की मांग जो थी इसका इतिहास मैं बता देना चाहती हूँ। अगर आप पढ़े, आप अच्छी तरह से पढ़े, आप कानून की पढ़ाई में भी इस चीज़ को बताया गया है। जो IAS होते हैं, IPS होते हैं, वो भी इस चीज़ की पढ़ाई करके आते हैं। इनफैक्ट जो भी कहा जाए कि अच्छी पढ़ाई, हायर लेवल की हायर स्टडीज़ करते हैं, उनको भी इस चीज़ को पढ़ाया जाता है कि किस आधार पे राज्यों का निर्धारण हुआ और राज्यों का निर्धारण होने के पहले उसका इतिहास क्या था। तो ये भील प्रदेश की मांग वर्तमान में 1950 के बाद हमको भी पता है, हर एक आदिवासी को पता है कि भील प्रदेश यानी कि अलग राज्य की अगर मांग करते हैं
तो वो संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत बिल्कुल ही संवैधानिक है। लेकिन माननीय हमारे विधायक साहब पता नहीं पढ़ के नहीं आते या उनको संविधान की जानकारी नहीं है, इसलिए उनको लगता है कि जैसे जम्मू कश्मीर या फिर अन्य जो मतलब कि जो है विदेशी ताकतों का हाथ कहा जाता है, तो उनको ये मैं साफ साफ बता देना चाहूँगी कि आदिवासी समुदाय है वो भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं, पृथक राज्य की मांग कर रहे हैं, किसी देश की मांग नहीं कर रहे हैं। और ये भीलिस्तान की मांग जो थी कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि भीलों की या फिर किसी आदिवासियों की पूरे देश भर में जब भी इस तरह की मांग हुई है तो उसके पीछे कहा जाए कि बीजारोपण करने के पीछे अंग्रेज़ों का ही हाथ था। उन्होंने ही पूरा कहा जाए कि पूरे देश भर में ये कहा जाए कि रिसर्च किया था, तब जाके उनको मालूम था। और जिस समय पे जैसे मैं पढ़ रही हूँ आपका भारत का इतिहास पढ़ रही हूँ, संविधान का इतिहास पढ़ रही हूँ, अब मेरे पास में अभी भी है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है मेरे पास में, मैं आपको दिखा देना चाहूँगी। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया है हमारे पास में, संविधान का इतिहास है हमारे पास में, भारत का संवैधानिक इतिहास है हमारे पास में, इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है हमारे पास में। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इंग्लिश में है। हमारे आदिवासी समुदाय जो है इतने पढ़े लिखे नहीं है, इतने सक्षम नहीं है कि वो आज़ादी के पहले क्या हुआ था वो हमको पता नहीं है। तो इसका फ़ायदा हमारे नेता मंत्री से लेके हमारे जो अन्य समुदाय के लोग हैं जो उठाते आए हैं। लेकिन आज मैं चाहूँगी कि हमारे जो क्यों आदिवासियों के द्वारा मांगे जाने वाले जो भी अधिकारों पर क्यों हमको कहा जाता है कि ये आक्रोशपूर्ण स्थिति में आ जाएंगे या क्षेत्र अशांत हो जाएगा, इसके पीछे भी रीज़न है। वर्ष आपका आज़ादी के पहले की बात है, 1947 जिस समय पे देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय पे 3 जून 1947 ब्रिटिश एटली का प्लान आया था, माउंटबेटन का प्लान आया था, जिसके आधार पे उन्होंने कहा था, चूँकि रिसर्च भी कर चुके थे और पूरे देश भर में 3 तरह के शासन व्यवस्था उन्होंने चलाई हुई थी। 3 तरह की शासन व्यवस्था में उन्होंने 3 क्षेत्र निर्धारण किए हुए थे। आप इन सारे पुस्तकों में, किताबों में आप पढ़ सकते हैं। पहला क्षेत्र उन्होंने बताया था ब्रिटिश इंडिया, जहाँ पे अंग्रेजों का पूर्ण तरीके से शासन था, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तीनों थी। दूसरा क्षेत्र था इंडियन स्टेट, जिसको कहते हैं राज्य रजवाड़े, जो कि स्वतंत्र राज्य थे, जहाँ पे अंग्रेजों ने शासन किया। और वो शासन कहा जाए कि डायरेक्ट शासन नहीं था, वो रजवाड़ों के माध्यम से, पॉलिटिकल एजेंट के माध्यम से वहाँ पे शासन किया करते थे, तो उनका शासन इंडियन स्टेट में नहीं था। तीसरा था ट्राइबल एरिया, जहाँ कहा जाए कि आदिवासी क्षेत्र जिनको कहा जाता है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ना चाहें तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आप पढ़ सकते हैं। ये 3 तरह के क्षेत्र उन्होंने शासन किया हुआ था। तो पहला क्षेत्र जो ब्रिटिश इंडिया था, जहाँ पे उन्होंने शासन किया, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तीनों लगाया। लेकिन बाकी के 2 क्षेत्र है रजवाड़े और आदिवासी क्षेत्र, यहाँ पे उन्होंने कार्यपालिका, न्यायपालिका नहीं लगाया, करार के तहत लगाया। और जैसे ही वो आज़ादी के बाद में कई सारे आदिवासियों का आंदोलन हुआ, आदिवासियों से सीख के ही बाकी लोग जो है वो आंदोलनकारी बने, तो आदिवासियों पे उन्होंने पृथक तरीके से शासन किया, आदिवासियों पे करार के तहत शासन किया और सारे अंग्रेजी कानून उन पे नहीं लगाते थे। कुल मिलाकर कहा जाए कि अंग्रेज के शासन में भी वो स्वतंत्र थे, आदिवासी और कुछ रजवाड़े। तो इस प्रकार से जब वो देश छोड़ के जाने लगे अंग्रेज, तो अंग्रेज जब देश छोड़ के जाने लगे तो उन्होंने 3 जून 1947 को ब्रिटिश एटली माउंटबेटन का प्लान लेके आए और उन्होंने कहा कि हमने ब्रिटिश इंडिया पे तो शासन किया, हम इसको छोड़ के जा रहे हैं, आप इस पे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तीनों लगाओ। लेकिन जो राज्य रजवाड़े जो कि स्वतंत्र थे, और या फिर कहा जाए कि जो आदिवासी क्षेत्र स्वतंत्र थे, जहाँ पे हमने करार के तहत शासन किया, इन क्षेत्रों पे हमारा करार ख़त्म हो गया है। ये क्षेत्र चाहे तो भारत में मिल सकते हैं, ये क्षेत्र चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, या फिर अपना अलग कंट्री बना सकते हैं, अपना अलग देश बना सकते हैं। उस समय पे कहा जाए कि जो भीलिस्तान की मांग हो या फिर कोल्हानिस्तान की मांग हो, देश भर में मैं अगर पढ़ती हूँ आपका संविधान सभा का डिबेट जब पढ़ती हूँ, तो उसमें भी नागालैंड के बारे में जयपाल सिंह मुंडा कह रहे हैं कि नागालैंड से हमारे पास में पत्र आए हैं, इसी बाबत हमारे पास में पत्र आए हैं कि नागालैंड में हमको आपकी अधिकारिता नहीं चाहिए, ना हम भारत में मिलना चाहते हैं, ना हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, और ना ही हम मतलब कि किसी अन्य क्षेत्र में मिलना चाहते हैं, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो 3 जून 1947 के ब्रिटिश एटली के प्लान के अनुसार बिल्कुल संवैधानिक था उस समय पे।
1950 के बाद में ये संवैधानिक नहीं कहा जाएगा। अलग देश की मांग, अलग कंट्री की मांग बिल्कुल संवैधानिक नहीं कहा जाएगा। ये हम पढ़ाई लिखाई के तहत या फिर हर एक इंसान को पता है जो कि संविधान पढ़ते हैं, जो कि भारत की नागरिकता स्वीकारते हैं। तो इस प्रकार से 3 जून 1947 के प्लान के बाद नागालैंड ने मना कर दिया। उड़ीसा के बारे में युधिष्ठिर मिश्र का मैंने कमेंट पढ़ा है संविधान सभा के डिबेट में कि उड़ीसा राज्य ने हमसे मिलने से इनकार कर दिया, कहा कि ये संविधान अगर आप बनाते हो तो वो हमको मान्य नहीं होगा। तो इस तरह के बहुत सारे राज्यों में असंतोष की भावना थी। हमको बताया गया है जूनागढ़ के बारे में, हमको बताया गया है हैदराबाद के बारे में, और हमको बताया गया है जम्मू कश्मीर के बारे में कि वो भारत में मिलने से इनकार कर रहे थे। और इस कारण से उनको संविधान के अनुच्छेद 370 में रखा गया अस्थायी उपबंध के माध्यम से। ठीक है, 371 और 372 ये तीनों चीज़ वही है, ये करार है कहीं ना कहीं कि हम इन क्षेत्रों को, मतलब अंग्रेजों ने यही कहा कि आप इन क्षेत्रों को अपने अधीन तो मिलाएंगे, जो कि इंडिपेंडेंट रहे थे, जो कि हमारे अधीन नहीं रहते, आप इन क्षेत्रों को तो भारत में मिलाएंगे, लेकिन शर्त यही रहेगी कि एक और करार उन्होंने किया था, फॉरेन ज्यूरिडिक्शन एक्ट या फिर एक्स्ट्रा प्रोविंशियल ज्यूरिडिक्शन 1947 इसको कहा जाता है। आप गूगल पर सर्च करिएगा। उसमें शर्त यही है कि इन क्षेत्रों को आप भारत में मिलाइएगा, आपको बिलिस्तान नहीं देना है, आपको कोई आदिवासी कंट्री नहीं देनी है, लेकिन इन क्षेत्रों को आप भारत में विलय कर रहे हैं तो करार यही रहेगा कि इनकी आपकी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका जो आप इन क्षेत्रों में लगाइएगा वो वहाँ की स्थानीय जो लागू विधि है, जो उनकी रूढ़ी प्रथा है, उनका कस्टम सिस्टम है, उनको नुकसान नहीं पहुँचाते हुए आप लगाइएगा। तभी जाके आपकी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका वहाँ पे लागू होनी चाहिए। आप संविधान का अनुच्छेद 1 पढ़िए, संविधान का अनुच्छेद 260 पढ़िए, उसमें भी ये चीज़ वर्तमान समय में भी है कि देश के बाहर के किसी क्षेत्र को, किसी विदेश को अगर भारत में मिलाया जाएगा कल को, तो वहाँ की कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका को ध्यान में रखकर ही भारत की कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका अधिकारिता वहाँ पे लागू होगी। जैसा कि जम्मू कश्मीर में अस्थायी उपबंध था धारा 370 के रूप में, उसको हटाया गया, नो डाउट। इस तरह की चीज़ें वहाँ पे करार के रूप में शासन हुआ करता था। इस कारण से आईपीसी वहाँ पे नहीं लगता था, सीआरपीसी वहाँ पे नहीं लगता था, वहाँ पे रणवीर पीनल कोड यानी कि उनका अलग पीनल कोड लगा हुआ था। नागालैंड में भी यही स्थिति है। करार के तहत उनको अपने अधीन में लिया है भारत ने। करार के तहत लेने के बाद में क्या है कि नागालैंड की जो रूढ़ी व्यवस्था के अनुसार ही वहाँ पे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका लागू होती है। तो यही करार जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और कहा जाए कि फॉरेन ज्यूरिडिक्शन एक्ट यानी कि एक्स्ट्रा प्रोविंशियल ज्यूरिडिक्शन जो है, इसके करार के तहत ही वर्तमान समय में भी आदिवासियों के 5वीं अनुसूची के अनुसार या फिर अन्य आदिवासी क्षेत्र जो हैं, चाहे वो आपका कहा जाए कि अंडमान निकोबार के आदिवासी क्यों ना हो, तो उनके लिए अलग स्पेशल प्रोविज़न है। तो पूरे देश भर के आदिवासी को के लिए यही नियम है कि जो भारत की सरकार की कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका जो लगेगी वो करार के तहत आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा, उनके ग्राम सभा के खिलाफ में नहीं लगेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। यही कारण है कि 243 243 में पंचायत और नगर निगम सीधे तरीके से आदिवासियों पर लागू नहीं होगी, उनके रूढ़ी प्रथा, उनके ग्राम सभा, उनके कस्टम सिस्टम के अकॉर्डिंग ही लागू होगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उस समय पे करार के रूप में कही गई थी। आदिवासियों को मालूम नहीं है कि इस तरह से बिलिस्तान को यहाँ भारत में मिलाया गया। तो 1950 के बाद से ही बिलिस्तान की मांग इल्लीगल हो गई। और वर्तमान के समय में 56 में जो है 1950 में प्रतापगढ़, राजस्थान के जितने भी शेड्यूल्ड एरिया है, जो निर्धारित शेड्यूल्ड एरिया है, 1950 में उनको शेड्यूल्ड एरिया पार्ट बी स्टेट ऑर्डर के रूप में 1950 में अनुसूचित क्षेत्र में डाला गया। अनुसूचित क्षेत्र में डालने के बाद में 56 पे राजस्थान राज्य का निर्धारण हुआ। राजस्थान राज्य चूँकि रजवाड़े में आते थे, उसके बाद ही उसका निर्धारण हुआ। और उसके बाद से ही कहा जाए कि 1950 संविधान लागू होने के बाद से ही अगर कोई भी इंसान अलग कंट्री की मांग करता है, अलग देश की मांग करता है, तो वो असंवैधानिक है, वो इल्लीगल है, वो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है, वो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। लेकिन वर्तमान के समय में आदिवासी समुदाय ये जानता है, इस कारण से वो अलग देश की मांग नहीं कर रहा है, वो अलग राज्य की मांग कर रहा है, वो बिलिस्तान की मांग नहीं कर रहा है, वो भीड़ प्रदेश की मांग कर रहा है। तो हमारे माननीय जो कहा जाए कि हमारे पूर्व स्पीकर महोदय हैं, उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब भी आदिवासी
या मतलब कि कहीं कहा जाए कि अन्य लोग जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से मांग करते हैं, अगर आपको इतना ही लगता है कि क्षेत्र अशांत होने वाला है या यहाँ पे नक्सलवाद के बीज रोपे जा रहे हैं, आपको पता है कि सरकार इतनी निरंकुश है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इतनी निरंकुश है कि हम इनको उनका अधिकार नहीं देंगे और हमारी वजह से यहाँ पे ये क्षेत्र अशांत होगा, हमारी वजह से ही यहाँ पे ये क्षेत्र कहा जाए कि यहाँ के लोग जो है वो अशांत होंगे और हम ही है वो जिम्मेदार जो कि आदिवासियों को या फिर किसी अन्य लोगों को, किसी भी राज्य के अन्य लोगों को, उनको लोकतांत्रिक से जब तक वो विरोध धरना प्रदर्शन ज्ञापन करते हैं तब तक हम उनको अधिकार नहीं देते हैं और उनको मजबूर करते हैं कि आप बंदूक उठाइए, आप हथियार उठाइए और इस प्रकार से वहाँ पे कथित रूप से आप उस क्षेत्र को नक्सलवादी क्षेत्र या फिर नक्सली क्षेत्र घोषित करने के पीछे में लगे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि वहाँ पे क्षेत्र नक्सलवाद की ओर अग्रसर हो रहा है तो सबसे पहली बात तो ये है कि नक्सलवाद की परिभाषा बताई जाए, क्योंकि नक्सलवाद की परिभाषा आज तक तो कहीं पे भी लिखित नहीं है, कहीं पे बायलॉज नहीं है कि ये चीज़ें हैं जो नक्सलवाद की श्रेणी में आता है। आज तक मतलब किसी को पता नहीं है कि आदिवासी अगर जंगल में लकड़ियाँ चुनने जाए तब तो वो नक्सलवाद होता है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में मैंने ऐसा भी देखा है कि वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो आदिवासी महिलाएं होती है वो लकड़ी चुनने के लिए जाती है, उनको नक्सली घोषित करके मार दिया जाता है। तो नक्सलवाद की परिभाषा क्या, लकड़ी चुनना, जंगलों से लकड़ी चुनना नक्सलवाद है, या फिर कहा जाए कि अपने हक अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना नक्सलवाद है, या फिर हथियार उठाना नक्सलवाद है। तो वर्तमान के समय में अगर आपको लग रहा है कि नक्सलवाद के बीज राजस्थान में रोपे जा चुके हैं तो आप क्लियर करिए कि क्या वहाँ पे हक अधिकार की मांग कर रहे हैं आदिवासी, अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, इस कारण से वो नक्सलवाद अब उसको घोषित कर रहे हैं, या फिर वहाँ के लोगों ने बंदूक उठा लिया है, ये मतलब कि नक्सलवाद की है। तो राज्य की सरकारें आज तक क्यों सो रही है? अगर वहाँ पे नक्सलवाद के बीज रोपे गए तो वहाँ पे सो क्यों रही है? तो आपको ये मानना पड़ेगा, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि आप ही की केंद्र सरकार जो है वो आदिवासियों को उनका हक अधिकार देना नहीं चाहती है, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन हम इनको हक अधिकार दे देंगे, ये जो मांग करें हम इनको दे देंगे, तो गड़े मुर्दे उखड़ जाएंगे। हमको मालूम चल जाएगा कि इतिहास में हमने इनके साथ में कितना सारा दुर्व्यवहार किया है, कितना इनको मतलब कि इनके साथ में दमन किया है, शोषण किया है, ये सारे चीज़ें निकल के आ जाएंगी। आप जानते हो कि हम आदिवासियों को पढ़ा लेंगे, लिखा लेंगे, एक तरफ से कहते भी हो कि आदिवासियों को मुख्य धारा में लाना है। आपको पता है कि आदिवासी अगर पढ़ लिख जाएंगे, इनको सारी किताबें पढ़ेंगे, इनको इतिहास की जानकारी हो जाएगी। कहीं ना कहीं वर्तमान के समय में ये सारी जानकारियाँ जो है आदिवासियों को थी नहीं कि इतिहास में हमारे साथ में कितना शोषण हुआ है। संविधान की 5वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 5वीं अनुसूची की बात करना भी आपको नक्सलवाद लगता है, या फिर कहा जाए कि आप चाहते ही हैं कि आदिवासी अपने हक अधिकारों की जानकारी ना ले, संवैधानिक हक अधिकारों की जानकारी ना ले, ताकि ये हमेशा से हम इनके साथ में अत्याचार करते रहे और ये दबे कुचले ही रहे, शोषित होते रहे, हम इनकी ज़मीनें ले सके, जल जंगल जमीन खनिज ले सके। चूँकि संविधान के 5वीं अनुसूची की जानकारी हो जाएगी तो इनको आदिवासियों को मालूम चल जाएगा कि इन क्षेत्रों में जल जंगल जमीन और खनिज पे सुप्रीम कोर्ट के फलाने जजमेंट, फिर संविधान के ये अनुच्छेद के तहत इनका एक छत्र अधिकार है। और आज तक हमने 70 सालों में जितना इनके जल जंगल जमीन और खनिज को हमने लूटा है, अगर इनको जानकारी हो जाएगी, संवैधानिक अधिकारों की जानकारी हो जाएगी, या संविधान पढ़ने लगेंगे या जानकार हो जाएंगे, तब जाके हम इतने 70 सालों में हमसे ये जवाब मांगेंगे कि 70 साल में आपने हमारे साथ में इतना शोषण हमारा किया, हमारे जल जंगल जमीन और खनिज निकाले, तो उसका मुआवजा के साथ में हमको वो वापस करो। जितनी ज़मीनें हैं, जितने जंगल है, जितने खनिज है, वो हमको वापस करो। ये इनको मालूम चल जाएगा। इसलिए आप चाहते नहीं है कि आदिवासियों को उनका संवैधानिक हक अधिकार मालूम हो, इस कारण से दबाने के लिए अब जानबूझकर उस क्षेत्र को, आदिवासी क्षेत्र को, किसी भी आदिवासी क्षेत्र को, किसी एक क्षेत्र की बात नहीं, अब चाहते हैं कि उस क्षेत्र में अगर ये नक्सलवाद का तमगा हम लगाएंगे तो आदिवासी डर जाएंगे, बंदूक से डर जाएंगे, हक अधिकार की जानकारी लेने से डर जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको लगता है कि ये जो भील प्रदेश की मांग संवैधानिक है, ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत ये संवैधानिक है, तो अन्य राज्यों में जिस तरह से लोकतंत्र का उल्लंघन करके, लोकतंत्र का मतलब है कि शांतिपूर्वक रैली धरना प्रदर्शन ज्ञापन कोर्ट के माध्यम से
उनको मतलब कि कहा जाए कि राज्य तो दिए नहीं गए हैं, कहीं ना कहीं उनको हथियार उठाने पड़े हैं। तो आप ये चाहते हैं कि यहाँ के आदिवासी जो है, 4 राज्य के आदिवासी अगर हथियार ना उठाए, उनमें नक्सलवाद के बीज ना उत्पन्न हो, तो उनकी मांग को आप मान लीजिए, सीधी सी बात तो ये है। लेकिन आप चाहते ही हैं कि ये क्षेत्र अशांत हो, इसलिए वो प्री प्लान के तहत इस क्षेत्र को अशांत घोषित करना चाह रहे हैं, जो कि आपको भी मतलब कहीं ना कहीं चाहते नहीं है कि आदिवासी का राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूप से उनकी मजबूती हो, जो कि अलग राज्य भील प्रदेश की मांग के साथ में ही, अलग राज्य की मांग के साथ में ही इन आदिवासियों का, वहाँ के स्थानीय आदिवासियों का विकास हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं आप ये बात क्लियर कर लीजिए कि आदिवासी जब आगे बढ़ना चाहता है, वो चाहता है कि हमारा विकास हो। एक तरफ से आप ये भी कहते हैं कि हम आदिवासियों का विकास करना चाहते हैं, तो ये बात आप स्पष्ट रूप से ये बयान भी दे दीजिए कि हम नहीं चाहते हैं कि आदिवासियों का विकास हो। इस कारण से जो हम नहीं चाहते कि उनका सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पे उनका विकास हो, भील प्रदेश की मांग करने से, भील प्रदेश मिलने से उनका आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास हम ये नहीं चाहते हैं। इस कारण से हम बार बार ये बात करके उनका दमन करना चाह रहे हैं, ताकि वो किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाए। और आगे जाकर भी 70 साल से हम इनका शोषण करते आए हैं और आगे जाकर भी हम इनका शोषण करते रहेंगे। ये बात आपको क्लियरली स्टेटमेंट के साथ में कह देना चाहिए। तो वर्तमान के समय में एक बात मैं अंत में ये कह देना चाहती हूँ, जो आज का मेरा मकसद था लाइव आने का, वो पूरा हो चुका है। अंत में मैं ये कह देना चाहती हूँ कि आदिवासी समुदाय या फिर अन्य कहीं पे भी, देश भर में कहीं पे भी, जहाँ पे भी हक अधिकारों की मांग की गई है, उन क्षेत्रों को नक्सलवाद कहा गया, उन क्षेत्रों को आतंकवाद ग्रस्त घोषित क्षेत्र कहा गया। जबकि हमेशा वो जो सरकारों के द्वारा जो करारों का उल्लंघन हुआ है, जितना मैंने बताया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, फॉरेन जुरिडिक्शन एक्ट, यानी कि एक्स्ट्रा प्रोविंशियल जुरिडिक्शन जो कहा जाता है, उसके तहत जो ये कहा गया था कि आप वहाँ के जिस क्षेत्र को आप विलय कर रहे हो, उन क्षेत्रों को आप मिला रहे हो, तो उस क्षेत्र के जो रूढ़ी प्रथा या फिर वहाँ पे लागू विधि है, वहाँ पे जो लैंड रेवेन्यू कोड है, वहाँ पे जो टेनेंसी एक्ट है, उसके अनुसार ही आप कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका आप वहाँ पे लागू करोगे। तो ये सारी चीज़ों का आपके द्वारा उल्लंघन हो रहा है कहीं ना कहीं। ये बात मतलब कहीं ना कहीं आप स्वीकार करिए, ये बात आप बोलिए। और इस वजह से चूंकि हमको इनको, किसी भी व्यक्ति को जो ऐसे अशांत घोषित क्षेत्र है, इनको हमको अधिकार नहीं देना है। इस कारण से हम चाहते हैं कि इन क्षेत्रों को ऐसे अशांत ग्रस्त घोषित किया जाए। तो कुल मिलाकर अपने आदिवासी समुदाय से मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो भील प्रदेश की मांग है, बिल्कुल संवैधानिक है। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत बिल्कुल मांग है। संसद यहाँ पे अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य का निर्धारण करती है, घटा सकती है, बढ़ा सकती है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान के ये भील, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 4 राज्यों को मिला के केंद्र सरकार कहीं ना कहीं उनसे मांग है मेरी कि भील प्रदेश दे दे, ताकि ये क्षेत्र नक्सलवाद घोषित क्षेत्र ना हो, यहाँ पे किसी भी तरह का अशांत क्षेत्र घोषित ना हो, लोग, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो अशांत ना होने पाए। तो बहुत बहुत जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।